वेलकम बैक एवरीवन। यूपीएससी सिविल सेवा की टेस्ट सीरीज चल रही है, हर दिन लाभ उठाते रहिए उसका। आज हो गई 18 जून और टेस्ट नंबर 396 लगाते हैं। इम्पोर्टेंट होंगे सारे के सारे प्रश्न। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद। अपना भी सोच के रखना कि सही उत्तर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट बना रखी है पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 396 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। पहला स्टेटमेंट है, पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, यह जो सम्मान है, यह कौन सा सम्मान? क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। यह सम्मान राष्ट्र प्रमुखों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है और क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया की यात्रा करने वाले तीसरे भारतीय राष्ट्र प्रमुख हैं। देखिए सम्मान है, ये सामान नहीं है, सम्मान है, सम्मान। तो सॉरी फॉर दिस। चलिए, तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, यह जो सम्मान है राष्ट्र प्रमुखों को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा भी करेक्ट है, जो क्रोएशिया है वो बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्रोएशिया की यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्र प्रमुख हैं। पहले, तीसरे नहीं। तो एलिमिनेट करो तो तीसरे वाले को, 3 3 जहाँ है उसको काट दो, आंसर मिल जाएगा पूरा 1 और 2। तो कथन 3 सही नहीं है, क्योंकि क्रोएशिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तेमिस्लाव राष्ट्र प्रमुख को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जाता है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो है वो क्रोएशिया की यात्रा करने वाले भारत के प्रथम राष्ट्र प्रमुख है। तीसरे नहीं है, इसलिए गलत है तीसरा वाला स्टेटमेंट। क्रोएशिया बाल्कन प्रायद्वीप के उत्तर पश्चिम में स्थित है और इसकी कैपिटल क्या है? जाग्रेब। क्या है इसकी कैपिटल? जाग्रेब। क्रोएशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान का नाम याद रखना, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तेमिस्लाव। क्या है? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ तेमिस्लाव। पहले हैं भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, राष्ट्र प्रमुख जो क्रोएशिया गए उनको मिला सम्मान। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गोलन पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने की घोषणा की गई। अब देखिए, गोलन पहाड़ियों से संबंधित कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, वर्तमान में गोलन पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा है और गोलन पहाड़ियाँ सीरिया और इजराइल के मध्य स्थित हैं। बताना है आपको कि कौन सा करेक्ट है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा गोलन पहाड़ियों पर इजराइल की संप्रभुता को मान्यता देने की घोषणा की। तो करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट, गोलन पहाड़ियों पर इजराइल का कब्जा है और गोलन पहाड़ियाँ सीरिया तथा इजराइल के मध्य स्थित हैं। सी है इसका उत्तर। तो गोलन पहाड़ियाँ सीरिया एवं इजराइल के मध्य स्थित हैं, जिस पर वर्तमान में इजराइल का कब्जा है, जिसे अब तक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं हुई है। गौरतलब है कि 1967 तक गोलन पहाड़ियाँ सीरिया का हिस्सा थी और इजराइल ने 1967 में 6 दिवसीय युद्ध में गोलन पहाड़ियों पर अधिकार कर लिया, जिसको बोलते हैं तृतीय अरब इजराइल युद्ध। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट पर प्रतिबंध लगाया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जम्मू कश्मीर आधारित एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। केंद्र सरकार द्वारा यह प्रतिबंध अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया गया है। देखिए, पहली बात तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो है वो राजनीतिक दल नहीं है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल नहीं है, अतिवादी संगठन है। बाकी दूसरा करेक्ट है, केंद्र सरकार द्वारा यह प्रतिबंध अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत लगाया गया। तो केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पहला गलत है, ये एक अतिवादी दल है। तो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट अलगाववाद एवं अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला एक अतिवादी संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं है। इस संगठन पर कश्मीरी पंडितों की हत्या तथा उन्हें घाटी से हटाने के आरोप भी लगते रहे हैं और केंद्र सरकार ने यह कार्यवाही अवैध गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत की गई है।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म को इसके लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है जिसे उत्पादन लागत कहते हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है, उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, राजस्व तथा लागत के बीच अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। देखिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को निर्गत में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन जो है ना, उत्पादकों अथवा फर्मों द्वारा किया जाता है, और आगत प्राप्त करने के लिए एक फर्म को उनके लिए कुछ भुगतान करना पड़ता है जिसे उत्पादन लागत कहते हैं। एक बार जब निर्गत उत्पन्न हो जाता है, फर्म उसे बाजार में बेच देती है और आगम प्राप्त करती है। आगम तथा लागत के बीच के अंतर को फर्म का लाभ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कार्बन की विभिन्न प्रवृत्तियों की व्याख्या करता है या करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, कार्बन में श्रृंखलन तथा श्रृंखलन का अद्वितीय गुण होता है। कार्बन अन्य तत्वों के साथ जो बंध बनाता है वे बहुत मजबूत और स्थायी होते हैं, और कार्बन अत्यधिक सक्रिय होते हैं। देखिए तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है। कार्बन अत्यधिक सक्रिय नहीं होते, इससे पूरा आंसर मिल जाता। पहला और दूसरा करेक्ट है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो कथन 1 और 2 सही हैं, किंतु 3 जो है गलत है। कार्बन में जो है 2 विशेषताओं को देखा जाता है। कौन सी हैं वो 2 विशेषताएं? एक है ट्रोवेलेंसी और दूसरी कौन सी है? केटेनेशन। देखिए एक साथ बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करता है, और कार्बन अन्य तत्वों के साथ जो बंध बनाता है वो मजबूत होते हैं और यौगिकों को असाधारण रूप से स्थायी बनाता है। कार्बन द्वारा मजबूत बंधों के निर्माण का एक कारण इसका छोटा आकार है। यह केंद्रक को इलेक्ट्रॉनों के साझा जोड़ने को दृढ़ता से बांधे रखने में सक्षम बनाता है, और बड़े परमाणु वाले तत्वों द्वारा निर्मित बंध बहुत कमज़ोर होते हैं। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत है, जो कह रहा है कि कार्बन अत्यधिक सक्रिय तत्व है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन में 2 विशेषताएं, ट्रोवेलेंसी और श्रृंखलन मतलब केटेनेशन के साथ एक बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण, और कार्बन अन्य तत्वों के साथ जो बंध बनाता है मजबूत होते हैं और यौगिकों को असाधारण रूप से स्थायी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। अंगीठी में कोयला तुरंत ही रक्त तप्त हो जाता है और बिना लौ के ही ऊष्मा देता है, क्योंकि जलने पर कोयला कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करता है, या लौ केवल तब उत्पन्न होती है जब गैसीय पदार्थ जलते हैं, या कोयले में पानी की मात्रा होती है जो लौ के उत्पन्न होने से रोकती है। इनमें से कोई नहीं। देखिए एक तो है पक्का इसमें, अंगीठी में कोयला तुरंत ही रक्त तप्त हो जाता है और बिना लौ के ही ऊष्मा देता है, क्योंकि लौ केवल तब उत्पन्न होती है जब गैसीय पदार्थ जलते हैं। लौ केवल तब उत्पन्न होती है जब गैसीय पदार्थ जलते हैं। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो एक अंगीठी में कोयला या चारकोल कभी कभी रक्त तप्त होता है और लौ के बिना ऊष्मा देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लौ केवल तब उत्पन्न होती है जब गैसीय पदार्थ जलाए जाते हैं। जब लकड़ी का कोयला जलाया जाता है तो वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत हो जाते हैं और शुरुआत में लौ के साथ जलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मुगल स्थापत्य कला के अंतर्गत चारबाग शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, चारबाग शैली 4 सममित हिस्सों में बटी हुई थी और चारबाग बनाने की परंपरा बाबर के समय से ही शुरू हो गई थी। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना है। देखिए जीएस पढ़ी होगी तो ये चीज़ बहुत बार सामने आई होगी, पढ़ा होगा आपने। हुमायूं का मकबरा चारबाग शैली में बना है। सबसे पहले बाबर ने, उसके बाद बाबर के बाद हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, औरंगजेब, इस तरह से। तो चारबाग बनाने की परंपरा बाबर के समय में शुरू नहीं हुई थी, ना बाबर के समय में हुई, ना हुमायूं के बाद जो आया शासक अकबर के समय में शुरू हुई थी। तो सेकंड वाले को हटा दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए। चारबाग शैली 4 समेत हिस्सों में बटी हुई थी। करेक्ट है, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तीसरा वाला स्टेटमेंट, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
जहाँ जहाँ सेकंड है उसको एलिमिनेट करके भी आंसर निकल सकता था इसका। तो कथन 1 और 3 सही है, दूसरा गलत है, क्योंकि हुमायूं के मकबरे में 4 बाग शैली का उपयोग सबसे पहले किया गया और 4 सम्मिलित हिस्सों में बटे होने के कारण यह 4 बाग कहलाता है और 4 बाग बनाने की परंपरा अकबर के शासनकाल में शुरू हुई थी। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। अलवार संतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, इन संतों में अस्पृश्य जाति के लोग भी सम्मिलित थे। ये बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के प्रशंसक थे। ये कौन? अलवार संत। अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित हैं। आपको बताना है इन तीनों में से स्टेटमेंट जो है कौन कौन से करेक्ट हैं। सारे करेक्ट हैं तो डी होगा, कोई एक इनकरेक्ट होगा तो ए होगा, बी होगा, सी होगा। तो देखिए अलवार संत जो थे उनमें बिल्कुल अस्पृश्य जाति के लोग भी सम्मिलित थे, करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं, ये भी करेक्ट है। अलवार संत बौद्ध धर्म और जैन धर्म के प्रशंसक नहीं थे, कटु विरोधी थे, कटु विरोधी। तो सेकंड को हटा के लगाइए ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3। तो कथन 1 और 3 सही है जबकि 2 गलत है, क्योंकि अलवार संतों की संख्या 12 जबकि नैनार संतों की संख्या कितनी थी? 63 थी। ये संत सभी जातियों के थे, जिनमें पुलेयार और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी इसमें शामिल थे। ये बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। अलवार संतों के गीत दिव्य प्रबंधन में संकलित हैं। और बात करें सूरदास की साखी शब्द और रमैने की, बीजक के नाम से संकलित है, उसको पूछ लेते हैं, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मनसबदारी व्यवस्था से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। तो मनसबदारी व्यवस्था को सालाना वेतन, मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों को सालाना वेतन दिया जाता था और मनसबदारों को वेतन एक जागीर के रूप में भी दिया जाता था। किसी अधिकारी का मनसब उसके वेतन और स्थिति को इंगित करता था। देखिए पहला वाला गलत है, क्योंकि मनसबदारी व्यवस्था में मनसबदारों को जो वेतन है वो सालाना नहीं बल्कि मासिक तौर पर दिया जाता था, मासिक, मंथली। तो करो एलिमिनेट, आंसर तो मिल ही जाएगा 2 और 3। मनसबदारों को वेतन एक जागीर के रूप में दिया जाता था, दूसरा वाला करेक्ट है। किसी अधिकारी का मनसब उसके वेतन और स्थिति को इंगित करता था, तीसरा करेक्ट है। तो कथन 2 3 सही है, एक गलत है, क्योंकि मनसबदारों को वेतन सालाना की जगह मासिक आधार पर दिया जाता था और मनसबदारों को वेतन जागीर के रूप में भी दिया जाता था। कभी कभी उन्हें नगद वेतन भी दिया जाता था। किसी अधिकारी का मनसब उसके वेतन और स्थिति को इंगित करता था। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अग्रसर होते हैं। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, बाकियान 20 सूचना अधिकारी था मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में। दूसरा स्टेटमेंट है, आला काजी न्याय विभाग का प्रावधान था। तीसरा स्टेटमेंट है, दीवान ए आला आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। कौन कौन सही है इसमें? देखिए मुगल कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बाकियान 20 सूचना अधिकारी था, करेक्ट है पहला स्टेटमेंट। आला काजी न्याय विभाग का प्रावधान था, दूसरा भी करेक्ट है। दीवान ए आला आय विभाग का लेखा जोखा रखता था, तीसरा भी करेक्ट है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 2 3। तो उपरोक्त सभी सत्य हैं। मुगलकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में बाकियान 20 सूचना अधिकारी और आला काजी न्याय विभाग का प्रावधान था। दीवान ए आला समस्त आय व्यय का लेखा जोखा रखने के लिए जिम्मेदार था और खालसा जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखते थे। कौन कौन? खालसा जागीर तथा इनाम भूमि पर नियंत्रण रखते थे। तो ये 10 प्रश्न थे मिक्स, अच्छे से इसका रिवीजन कर लेना 1 से 2 बार। धन्यवाद।